हेलो दोस्तों, दिस इज एडवोकेट प्रभास रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। ये चैप्टर डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में। ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 63 टू 99 में। सेक्शन 63 टू 99 जो है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेट करता है, जो कि सेक्शन 63 टू 73 में है। सेकेंड पार्ट है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, जो कि 74 टू 79 में डील किया गया है। देन थर्ड है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंसेज होते हैं वो 80 टू 87 में दिया गया है। देन कॉजिंग मिसकैरेज, इसको 88 टू 92 में डील किया गया है। लास्ट में ऑफेंसेज अगेंस्ट चाइल्ड, जो कि 93 टू 99 में डील किया गया है। तो हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, जो कि 63 टू 73 में दिया गया है। ये बेसिकली रेप के बारे में डील करता है, जो कि सेक्सुअल ऑफेंस होता है। सेक्सुअल ऑफेंस फ्रॉम सेक्शन 63 टू 73। तो रेप पहला जो सेक्शन है 63, ये रेप को डिफाइन करता है। रेप को यहाँ भारतीय न्याय संहिता में इस लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, लेकिन रेप जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड रेपियर, रेपियर से बना है ये रेप। इसका मतलब होता है टू सीज, किसी को सीज कर लेना, रेपियर वर्ड है, उसी से ये वर्ड रेप बना है। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बात बोलता है ये, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही। यहाँ पे अ मैन वर्ड यूज किया गया। अ मैन मतलब रेप जो करेगा वो एक मैन करेगा, एक आदमी करेगा, एक पुरुष करेगा। कैसे करेगा, क्या कंडीशन है रेप होने के लिए, वो दिया गया है। इसमें 4 कंडीशन है। तो यहाँ पे मैन जो वर्ड यूज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज नहीं किया गया। तो मैन का मतलब ये रेप जो करता है वो एक मैन ही करेगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। वैसे जस्टिस वर्मा कमेटी में ये रिकमेंड किया गया था कि रेप को एक जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस बनाया जाए, लेकिन उसको नहीं माना गया उस रिकमेंडेशन को। और अभी भी भारतीय न्याय संहिता में भी इसको मैन ही रखा गया है, मतलब मैन ही रेप करते हैं। क्या कंडीशन होगा जब रेप होगा, तो ये 4 कंडीशन है। पहला ये दिया हुआ है, पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट। पेनिट्रेशन जब होगा पीनस का, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसका पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक हो सकता है, ज़्यादा या कम उससे मतलब नहीं। अगर किसी भी एक्सटेंट तक वो पेनिट्रेट करता है तो कहाँ, इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमेन। तो पीनस अगर पेनिट्रेट करता है टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजाइना मतलब वुमेन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में, या माउथ में, मुंह में, यूरेथ्रा और एनस में ऑफ ए वुमेन, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम। या तो वॉलेंटरी करता है, मतलब पेनिट्रेट वो मैन खुद करता है, या लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, और मेक्स हिम हर टू डू सो, मतलब उसको फोर्स करता है कि वो ऐसा उस मैन के साथ करे, या एनी अदर पर्सन के साथ करे जो मैन करवा रहा है, या वो किसी दूसरे पर्सन से करने के लिए फोर्स करता है। तो ये 3 कंडीशन है। पहला मैन खुद वॉलेंटरी करेगा, 3 कंडीशन है। पहला मैन खुद करेगा, या वो वुमेन को फोर्स करेगा कि उसके साथ करे, या वो मैन वुमेन को फोर्स करेगा कि वो किसी तीसरे एनी अदर पर्सन के साथ वो करे, तो ये रेप होता है। दूसरी बात जो कही गई है इसमें, इंसर्ट्स, यहाँ वर्ड इंसर्ट्स यूज किया गया है, टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ए बॉडी नॉट बीइंग ए पेनिस। तो जहाँ पे पीनस नहीं है, मतलब मेन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, लेकिन दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरी सामग्री या कोई दूसरा पार्ट है, बॉडी पार्ट, पीनस के अलावा कोई दूसरा बॉडी पार्ट है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको अगर इंसर्ट करवाता है इनटू वेजाइना मतलब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में, द यूरेथ्रा, एनस ऑफ ए वुमेन, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर भी वही बात है, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस में इंसर्ट करता है एनी अदर ऑब्जेक्ट या एनी अदर बॉडी पार्ट नॉट बीइंग पीनस, तो वो रेप होगा। यहाँ पर भी वही 3 बातें हैं, एक वॉलेंट्री मैन खुद करता है, या उस वुमेन से फोर्स करके करवाता है। फोर्स इन द सेंस वो किसी प्रकार से इंड्यूस भी कर सकता है, फोर्सफुली मतलब कॉन्सेंट नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट हर विल होना चाहिए। आगे ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया कि क्या क्या उसके मैनर होंगे, वो आगे इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो वुमेन से वैसा करवाता है, या खुद करवाता है खुद के लिए, या किसी अदर पर्सन से करवाने के लिए वुमेन को फोर्स करता है, तो ये रेप होगा। पहला पेनिट्रेशन है, दूसरा इंसर्शन है, तीसरा है सी मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, या वुमेन के ही किसी बॉडी पार्ट को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो खुद
वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में और एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ सच वुमेन वो उसमें पेनिट्रेट करे, वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी अदर बॉडी पार्ट में पेनिट्रेट करे, वो उसी वुमेन के किसी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करके, तो रेप होगा। या मेक्स हर टू डू सो विद हिम, या उस पर्सन, जो पर्सन करवा रहा है, वो मैन जो करवा रहा है, वो उसको फोर्स करता है या एनी अदर पर्सन के साथ करने के लिए करता है, तो ये रेप होगा। डी क्या कहता है? अप्लाइज हिज माउथ। अब यहाँ पे हिज माउथ टू द वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ ए वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम एनी अदर पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसिस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस। जो 7 डिस्क्रिप्शन की बातें हम कर रहे थे कि वो किस प्रकार से अगर ये बातें कर रहा है तो रेप होगा, तो आगे 7 डिस्क्रिप्शंस दिया गया। तो इस डी में कह रहा है कि अप्लाइज हिज माउथ, या माउथ भी अप्लाई कर रहा है वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ ए वुमेन, या वो वुमेन से करवा रहा है या किसी पर्सन को, वुमेन को फोर्स करा है किसी अदर पर्सन के साथ करे, तो वो रेप होगा। तो 7 डिस्क्रिप्शन में ये किस मैनर में वो करता है तो वो रेप होगा। तो वो 7 डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 7 डिस्क्रिप्शन क्या है कि सारी बातें जो पीछे दी गई थी, पेनिट्रेशन, इंसर्ट, मैनिपुलेट्स या अप्लाई हिज माउथ, तो उसमें कौन से मैनर से अगर वो करेगा तब रेप होगा, ऐसे करेगा तो रेप नहीं होगा। और यहाँ पर एक बात और जानने वाली थी कि जो बी है इसमें जो ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी पार्ट दिया हुआ है, इसमें माउथ नहीं है। ये बी वाले में माउथ एब्सेंट है। बाकी आप देखोगे डी में माउथ है और सी में भी माउथ नहीं है। ए एंड डी में माउथ है, बी एंड सी में माउथ नहीं है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या मैनर होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, वो 7 डिस्क्रिप्शन ये है कि अगेंस्ट हर विल, मतलब वो वुमेन जो है वो वुमेन के विल के अगेंस्ट है, वो ये नहीं करना चाह रही है, फिर भी उसको करवाया जा रहा है, तो ये अगेंस्ट हर विल होगा। विदाउट हर कंसेंट होगा, मतलब उसमें उस वुमेन का कोई कंसेंट नहीं है। कंसेंट के साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो रेप नहीं होगा। तो कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट, कंसेंट का यहाँ मतलब हुआ फ्री कंसेंट। अब मतलब कोई अगर किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट दे के अगर कंसेंट ले रहा है तो वो फ्री कंसेंट नहीं हुआ। या मारने की धमकी दे रहा है, या उसको धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पिता को मार देंगे, किसी को मार के धमका रहा है और उससे वो कंसेंट ले रहा है, तो वो भी कंसेंट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कंसेंट का मतलब ये नहीं है कि कंसेंट सीधे ले लिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब बिना किसी दबाव का होना चाहिए वो। तो यहाँ पर अगर वो विदाउट कंसेंट है तो वो रेप होगा। थर्ड क्या कहता है? विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम सी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। वही बात जो हमने यहाँ पे कही कि अगर वहाँ पे कंसेंट ऑब्टेन किया गया है लेकिन वो कंसेंट इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, अगर वो किसी पर्सन जो जिसके लिए वो इंटरेस्टेड है, जो उसका पर्सन है, जो उसका आदमी है, वो उसके लिए अगर वो कंसेंट दे रही है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे जो पर्सन है, जो जो उस वुमेन का पर्सन है, बच्चा है, बेटा है, पति है, पिता है, कोई भी है, शी इज इंटरेस्टेड, मतलब उनका पर्सन है, तो वो अगर इस धमकी डर से अगर वो कंसेंट दे रही है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, और इस कंडीशन में भी अगर कंसेंट दिया जा रहा है तो वो रेप माना जाएगा। फोर्थ है विद हर कंसेंट व्हेन ए मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। With her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes her to be lawfully married। अब यहाँ पे क्या है कि एक जो पर्सन है वो कंसेंट लिया है एक वुमेन का, लेकिन वो वुमेन जो है वो कंसेंट इसलिए दे रही है कि उसको लगता है कि जो मैन है वो बिलीव करती है, वो मानती है कि जो पर्सन उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है वो लॉफुली मैरिड है उससे, लेकिन रियली में क्या है कि वो मैन जो है वो लॉफुली मैरिड नहीं है। तो उस केस में ये रेप माना जाएगा। जैसे बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि वुमेन को लगता है कि वो उस पर्सन से लॉफुली मैरिज कर लिए, लेकिन मान लीजिए वो बाइगेमी किया हो या सही तरीके से जो कस्टम है, जो रजिस्ट्रेशन है होता है लीगल तौर पे, वो नहीं किया गया, मतलब लॉफुली मैरिड नहीं हो, लेकिन वुमेन को लग रहा है कि हाँ मैंने मैरिज कर लिया, तो उस केस में भी अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है ये, या जो पीछे की 4 बातें वो की जा रही है, तो रेप होगा। फिफ्थ है विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे कंसेंट दिया जा रहा है लेकिन बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब वो अनसाउंड माइंड की हो, या इंटॉक्सिकेशन या नशे में हो, और बाय द और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूफाइंग अनहोलसम सब्सटेंस शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट।
मतलब ये जो तीनों बातें हैं, अनसाउंड माइंड होगी, नशे में होगी, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, किसी प्रकार से उसको नशा दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी जो पहले की कंडीशन थे रेप के वो अगर हो रहा है तो, और जो 4 कंडीशन है तो उसमें ये कंडीशन में भी यहाँ पर रेप होगा। 6th कंडीशन क्या है? विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे किया गया है कि 18 साल से अगर कम का है तो कंसेंट दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो 18 साल से कम की है और कंसेंट दे भी रही है या नहीं भी दे रही है तो दोनों कंडीशन में रेप होगा। 7 कंडीशन क्या है? व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। 7th ये है कि अगर कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाई, कर पाने में सक्षम है, तो यहाँ पे वो रेप होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल इंक्लूड लेबिया मेजोरा। अब इसमें दिया गया कि वेजाइना का मतलब क्या होगा, उसको एक्सप्लेन किया है कि लेबिया मेजोरा एक पार्ट होता है वेजाइना के ऊपर, उसको भी यहाँ पे वेजाइना माना जाएगा। द अपर पार्ट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ वुमेन, उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। तो उसमें भी एनी एक्सटेंट पेनिट्रेशन होगा तो वो रेप माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि वेजाइना किसको मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमेन बाय वर्ड्स, जेस्चर और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। इसका मतलब हुआ कि कंसेंट क्या होगा उसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर बिना किसी एक दूसरा कारण के, मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन ना हो, बिना किसी कंडीशन के वॉलंटरी एग्रीमेंट से खुद से अगर कोई वुमेन वर्ड से या जेस्चर से या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से वो कम्युनिकेट करती है उसकी विलिंगनेस कि वो उसको सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो वो कंसेंट होगा। प्रोवाइडेड दैट वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो भी दिया गया है कि अगर किसी कारण से वुमेन फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही है पेनिट्रेशन को, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए कंसेंट दिया है। मतलब अगर कोई एक सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, अगर वो धक्का नहीं दे रही, रेसिस्ट नहीं कर रही, रोक नहीं रही उस पर्सन को, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दे रही है। मतलब सीधा है कि रेसिस्ट करना ही यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करेगा कि वो कंसेंट दे रही है कि नहीं दे रही है। यहाँ पर वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए। वो वर्ड से भी हो सकता है, जेस्चर से भी हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हो सकता है। रेसिस्ट करना ये इमेटेरियल हो गया यहाँ पे। अब एक्सेप्शन 1 क्या कहता है? एक्सेप्शन 1 कहता है कि ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया कि मेडिकल प्रोसेस में अगर कोई भी पेनिट्रेशन हो रहा है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर 18 ईयर्स से नीचे की वाइफ नहीं है, अगर वो वाइफ है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, सेक्सुअल एक्ट किया जा रहा है वाइफ के साथ, और वो 18 ईयर से कम नहीं है, तो वो रेप नहीं होगा। पहले ये 15 ईयर्स था, बाद में बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया गया। मैरिटल रेप का ये कंडीशन है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट मैरिटल रेप को रेप नहीं मानी है, इसीलिए ये एक्सेप्शन अभी भी है। मतलब वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट करना रेप नहीं होगा, बशर्ते वो वाइफ 18 ईयर्स 18 साल से ऊपर की हो। अब पनिशमेंट क्या होगा वो सेक्शन 64 में दिया गया है। 64 और भारतीय न्याय संहिता सेज अबाउट पनिशमेंट फॉर रेप। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हुएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 commits rape shall be punished with the rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। इसका मतलब हुआ कि जो सबसेक्शन 2 है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको छोड़ के अगर कोई भी पर्सन रेप कर रहा है तो उस केस में पनिशमेंट क्या मिलेगी? उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है कारावास जो कि हार्ड लेबर के साथ हो, उसको हार्ड लेबर करना पड़ेगा इम्प्रिजनमेंट में। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। वो कितने टर्म के लिए मिलेगा? वो 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 साल से अधिक हो सकता है, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है, आजीवन कारावास तक। 10 साल कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है, लेकिन वो 10 साल से कम कभी नहीं होगा। शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। और आगे दिया गया कि एंड, मतलब एंड भी है, मतलब उसके साथ शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी होगा, या नहीं है, दोनों होगा। मतलब
10 साल से अधिक की कारावास और फाइन भी होगा। अब जो सब सेक्शन 2 को एक्सेप्ट किया हुआ था, एग्जेम्प्ट किया गया था सब सेक्शन 1 में, अब वो पढ़ लेते हैं कि इस सारे कंडीशन में जो स्पेशल कंडीशन है उसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ दिया गया हूएवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और कमिट रेप और रेप करता है विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, और उस लिमिट में करता है उस पुलिस स्टेशन के जहाँ पे वो अपॉइंट किया गया है, और इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, या किसी भी स्टेशन हाउस के प्रीमाइस में करता है, या ऑन ए वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर, या उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में वो वुमेन है या उसके सबऑर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर है उस पुलिस ऑफिसर के नीचे जो पुलिस ऑफिसर है उसके कस्टडी में है, या being a public servant commits rape on a woman in such public servant's custody or in custody of a public servant सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर मतलब पब्लिक सर्वेंट की बात आ गई, सेम वही सबऑर्डिनेट के कस्टडी में हो या उस पब्लिक सर्वेंट के खुद के कस्टडी में हो। सी बीइंग ए मेंबर ऑफ ए आर्म्ड फोर्सेज डिप्लॉयड इन एन एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स रेप इन सच एरिया। अब कोई आर्म फोर्स का पर्सन है, आर्म फोर्स का मेंबर है और वो डिप्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस वो जहाँ डिप्लॉयड है जिस एरिया में वहाँ पे वो रेप करता है, और being on a management or on a staff of a jail, remand home or other place of study established by or under any law for the time being force of the woman of child institution commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution, या किसी मैनेजमेंट में हो या जेल का स्टाफ हो या रिमांड होम में हो या कस्टडी पे जहाँ पे रखते हैं वुमेन को, चाइल्ड को, उस इंस्टीट्यूशन में हो, रिमांड होम में हो, वहाँ पे अगर वो मैनेजमेंट या स्टाफ हो और वो रेप करता है, या बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑन द और ए स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, या मैनेजमेंट का मेंबर हो या स्टाफ हो हॉस्पिटल का और रेप करता है वुमेन का उसी हॉस्पिटल में। एफ बीइंग रिलेटिव गार्जियन टीचर और ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स द वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, या कोई भी रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, गार्जियन हो, टीचर हो, या कोई पर्सन ऐसा हो जिसपे उस वुमेन का ट्रस्ट हो या अथॉरिटी हो उस वुमेन के लिए कि उसको देखभाल कर सके, ऐसा हो, ट्रस्ट हो जिसपे, अगर वो रेप करता है। जी कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस, या किसी दंगे फसाद में जो कम्युनल दंगा होता है या सेक्टेरियन होता है दंगा उसमें अगर रेप कर रहा है। एच कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप करता है। आई कमिट्स रेप ऑन वुमेन इनकेपेबल ऑफ बीइंग गिविंग कंसेंट, या ऐसे महिला के साथ रेप करता है जो कंसेंट देने में असमर्थ हो। बीइंग इन पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर ए वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, या ऐसे पोजीशन पे हो जो कि वुमेन को कंट्रोल करता है, डोमिनेंस करता है, तो उस कंडीशन में। या कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिजेबिलिटी, कोई वुमेन जो मेंटली और फिजिकली डिजेबल हो। एल वाइल कमिटिंग रेप कॉजेज ग्रीवियस बॉडली हार्म और मैम्स और डिसफिगर्स और इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ ए वुमेन, रेप के समय ग्रीवियस बॉडली हार्म देता हो, डिसफिगर कर देता हो, इंडेंजर लाइफ को इंडेंजर कर देता हो, और कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन शैल बी, या रिपीटेडली रेप कर रहा हो तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म शैल नॉट बी लेस दैन 10 years, उसको 10 साल से कम की कारावास नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब हुआ कि नेचुरल लाइफ जो बाकी बचा होगा उस एक्यूज का, जिसको कन्विक्शन के बाद आजीवन कारावास होगा, जितना लाइफ बचा हुआ है उतना तक के लिए, और फाइन के लिए भी वो लायबल होगा, मतलब 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, एंड शैल ऑल्सो बी फाइन, लायबल फॉर फाइन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन आर्म फोर्सेस का मतलब क्या होगा इस सेक्शन में। आर्म फोर्सेस का मतलब होगा नेवल, आर्मी एंड एयरफोर्स, मतलब तीनों जो सेना होती है, जल, थल, नभ, तीनों सेना के जो मेंबर होंगे आर्म फोर्सेस, includes any member of armed forces constituted under any law for the time in force, including the parliamentary forces and auxiliary forces that are under the control of central government और state government, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं या एक्सुलरी फोर्सेज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो भी इसके अंडर में आएंगे। बी हॉस्पिटल मतलब क्या होगा। हॉस्पिटल मीन्स प्रिस्टिंग ऑफ ए हॉस्पिटल इंक्लूड्स द प्रिस्टिंग्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन्स ड्यूरिंग कॉन्वेलेसेंस और ऑफ पर्सन्स रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन और रिहेबिलिटेशन। इसमें जितना भी प्रिस्टिंग्स है हॉस्पिटल का, जहाँ पे रिहेबिलिटेशन या उस मरीज पर ध्यान दिया जाता है, उस सारे का सारा जो जगह होगा वो हॉस्पिटल के अंडर में यहाँ पे आएगा, हॉस्पिटल के डेफिनेशन में आएगा यहाँ पे। सी पुलिस ऑफिसर शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू द एक्सप्रेशन पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861। अब पुलिस एक्ट 1861 में जो डिफिनेशन दिया गया पुलिस के बारे में, वही डिफिनेशन पुलिस ऑफिसर का मतलब होगा इस सेक्शन में।
वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस मीन्स इंस्टीट्यूशन वेयर कॉल्ड एन ऑर्फनेज और होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन, चाइल्ड और विडोज होम और इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बाय एनी अदर नेम विच इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन फॉर द रिसेप्शन एंड केयर ऑफ अ वुमेन और चिल्ड्रन। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मतलब हुआ कि जो भी अनाथ आश्रम होता है या नेग्लेक्टेड वुमेन के लिए जो जगह होती है या चाइल्ड के लिए विडोज होम होते हैं, वो सारा का सारा वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में इस सेक्शन में आएगा। अब सेक्शन 65 में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ रेप इन सर्टेन केसेस। और यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसमें क्या पनिशमेंट होगी इसके बारे में सेक्शन 65 में दिया गया है। तो वो सर्टेन केसेस क्या है जो बाकी जो रेप का पनिशमेंट है उससे अलग है। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हूएवर कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। 16 ईयर्स एज से जो अगर कम की वुमेन है तो उस पर अगर कोई रेप करता है तो उस पर क्या पनिशमेंट है? तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 20 ईयर्स। वो फिर 20 ईयर्स से कम का कारावास नहीं होगा, 20 ईयर्स से ज़्यादा का होगा, कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है। 20 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उसको सज़ा कारावास की मिल सकती है, जो कि रिगरस इन नेचर होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ, तो जितना उसका लाइफ बचा होगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ होगा। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, तो रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली और पीछे के भी सेक्शन में दिया गया था, इसलिए कि जो पार्डन वार्डन मिलता है वो नहीं मिलेगा, रेमिट ये सब नहीं मिलेगा, इसीलिए रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ लिखा गया। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी देना होगा। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रिजनेबल टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन फॉर द विक्टिम, और जो फाइन मिलेगा दिया जाएगा वो जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए। मेडिकल एक्सपेंसेस जो रेप विक्टिम के लिए ज़रूरी है और उसका रिहेबिलिटेशन के लिए ज़रूरी है वो उतना होना चाहिए वो फाइन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फाइन एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, और ये जो फाइन है वो विक्टिम को पे किया जाएगा, शैल बी पेड टू द विक्टिम। अब आगे देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है? हूएवर कमिट्स रेप ऑन ए वुमन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। पहला जो था वो 16 ईयर्स था, मतलब सब सेक्शन 1 जो था वो 16 ईयर्स था। अब यहाँ पे जो सब सेक्शन 2 है वो 12 ईयर्स है, मतलब 12 ईयर्स से कम की अगर वुमेन होगी तो उसको क्या सजा होगा? तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, नॉट लेस दैन 20 ईयर्स, 20 साल से कम का कारावास नहीं होगा, रिगरस होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर भी एलाई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और वो नेचुरल रिमाइंडर लाइफ जो बचेगा उसके लिए, एंड विद फाइन और विद डेथ, और उसमें फाइन भी होगा या डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। मतलब 12 साल से अगर कम के साथ रेप किया जा रहा है, 12 साल से कम की वुमेन है उसके साथ रेप किया जा रहा है, तो 20 साल से ज़्यादा से 20 साल से ज़्यादा मतलब 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक तो होगा ही होगा, उसको डेथ की सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पे और दिया गया है, बाकी में डेथ का पनिशमेंट नहीं दिया गया था, यहाँ पे और विद पनिशमेंट डेथ, मतलब उसको डेथ मृत्युदंड भी हो सकती है। Provided that such fine shall be just, reasonable and meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided for that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। वही बात है कि रिजनेबल, जस्ट एंड रिजनेबल फाइन होना चाहिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम के लिए जरूरी हो, और वो पे किया जाएगा विक्टिम को। सेक्शन 66 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अब यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा किस केस में? कि अगर उस केस में रेप हुआ है और रेप के बाद उस वुमेन की डेथ हो जाती है या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, एक प्रकार से नॉर्मल टर्म में कोमा बोल सकते हैं उसको, तो उसमें क्या पनिशमेंट होगी? तो वही ये क्या कहता है? हूएवर कमिट्स एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन इन्फ्लिक्ट्स एन इंजरी विच कॉज डेथ ऑफ अ वुमन और कॉजेज द वुमन टू बी इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस दैन 20 ईयर्स, 20 साल से कम का नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उसको सजा दी जाएगी। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ पर्सनस लाइफ, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल पर्सनस लाइफ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, या और विथ डेथ, मतलब मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है इस केस में। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 इसमें दिया गया है जो रेप होता है किसी पर्सन के द्वारा या कुछ स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा जो स्पेसिफिकली इन्यूमरेट किया गया है सेक्शन 64 के सब सेक्शन 2 में, तो उसके अंदर में अगर ये रेप हो रहा है और उस केस में डेथ या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में विक्टिम चली जाती है, तो 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है या डेथ मृत्युदंड की सज़ा है। सेक्शन 67 क्या कहता है? सेक्शन 67 और भारतीय न्याय संहिता कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेट रह रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा वो पढ़ते हैं। हूएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ
कोई भी पर्सन है वो खुद के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है हु इज़ लिविंग सेपरेटली, जो सेपरेट रह रहे हैं, वेदर अंडर द डिग्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज, वो या कोर्ट से डिग्री मिली हो सेपरेशन की या किसी और कारण से अलग रह रहे हैं, अदरवाइज भी दिया गया है, तो कोर्ट का डिग्री होना जरूरी नहीं है, किसी और कारण से भी हो सकते हैं, विदाउट हर कंसेंट, और उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में उस महिला की मतलब उस वाइफ की कोई कंसेंट भी नहीं है, शैल भी अगर कंसेंट होती तो रेप नहीं होता, मतलब ये पनिशमेंट नहीं मिलता। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली विदाउट हर कंसेंट, लेकिन सेपरेट रह रहे हैं और उसका कंसेंट भी नहीं है वाइफ का, देन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स, तो 2 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, 2 साल से लेकर 7 साल तक की कारावास हो सकता है उसको, वो इधर डिस्क्रिप्शन हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, एंड शैल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन, और फाइन भी देना होगा, एंड लिखा हुआ है, मतलब 2 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास हो जाएगा किसी भी डिस्क्रिप्शन का, सिंपल और रिगरस, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया इन दिस सेक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट मेंशन्ड इन ए टू डी ऑफ द सेक्शन 63। अब ए टू डी में जो दिया गया था सेक्शन 63 के, वो सारे जो एक्ट है वो इस सेक्शन में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएंगे। क्या क्या था? पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, और क्या था? अप्लाइज हिज माउथ, ये चारों जो एक्ट हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएंगे इस सेक्शन में भी। अब सेक्शन 68 क्या कहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन ऑथोरिटी। अब कोई भी पर्सन है जो ऑथोरिटी में है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको क्या फाइन मिलेगी, क्या लायबिलिटी है उसकी, लायबिलिटी के बारे में बताया है सेक्शन 68 में। पर्सन इन ऑथोरिटी, whoever being in position of authority or in fiduciary relationship or a public servant or a superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being forced, or a woman's children's institutions, or on the management of a hospital or being on the staff of a hospital, abuses such position or fiduciary relation to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises of to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पर दिया गया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, फिड्यूसरी रिलेशन में कोई अथॉरिटी है, मतलब कोई ऐसे पर्सन है जिससे कर्ज लिए हुए हो, या टीचर स्टूडेंट हो गया, या मास्टर सर्वेंट हो गया, ऐसे टाइप के रिलेशन में अगर कोई है, या पब्लिक सर्वेंट है, या कोई मैनेजर या सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, रिमांड होम का, या किसी ऐसे चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस, वुमेंस चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन में के कस्टडी में है, हॉस्पिटल के में है, तो ये सारे अथॉरिटी क्या करते हैं कि फिड्यूसरी रिलेशन में रहते हुए उसको एब्यूज़ करते हैं, अपने पोजीशन को एब्यूज़ करते हैं। किस लिए? टू इंड्यूस और सीड्यूस, इंड्यूस करने के लिए या सीड्यूस करने के लिए किसी वुमेन को कि वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, और लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं होना चाहिए। रेप के लिए कंडीशन 7 दी गई थी, वो नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में अगर वो रेप होगा तो फिर पनिशमेंट रेप जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर रेप नहीं है लेकिन इंड्यूस या सीड्यूस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस पर्सन इन अथॉरिटी को 5 साल से लेकर 10 साल तक का कारावास, जो कि रिगरस होगा, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी देना होगा उनको। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? इन दिस सेक्शन इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट मेंशन इन ए टू डी। तो ए टू डी में जो जो कंडीशन दिया गया है, एक्ट दिया गया है, वो सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या दिया गया? फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 3 शैल ऑल्सो बी अप्लीकेबल। सेक्शन एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? सुपरिटेंडेंट इन ए रिलेशन टू जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस इन सच जेल, रिमांड होम, प्लेस और इंस्टीट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ सच पर्सन कैन एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर इट्स एनिमेट। सुपरिटेंडेंट इन जेल या रिमांड होम या कस्टडी वुमेन्स इंस्टीट्यूशन इसमें अगर हैं तो वो किसी भी ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, और उस कारण से वो कंट्रोल करते हैं इनमेट्स को, तो वो सुपरिटेंडेंट यहाँ पे माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है? दिस द एक्सप्रेशन हॉस्पिटल एंड वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन शैल रेस्पेक्टिवली हैव द सेम मीनिंग इन क्लॉज बी एंड डी ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 64। अब वही सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वही यहाँ पे माना जाएगा हॉस्पिटल एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन के लिए। सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि बहुत लोग बहका के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 69 क्या कहता है? हूएवर बाय डिसीटफुल मीन्स है और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। मतलब वो डिसीटफुल मीन्स है, मतलब उसको धोखा देने के इरादे से, और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, और ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि उस वुमेन को कि हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं होता है कि वो उस प्रॉमिस को पूरा करे, और उस कंडीशन में हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप।
और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं ये डिसीटफुल मीन्स और प्रॉमिस करके, जो कि वो नहीं पूरा करना चाह रहे हैं शादी करने का प्रॉमिस पूरा, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो रेप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंसेंट दिया जा रहा है, लेकिन कंसेंट किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो उसका डिसीटफुल मीन्स है, और वो सोच रही है वो वुमेन की वो पर्सन उससे शादी करेगा, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर कंसेंट तो हुआ, लेकिन वो एक प्रकार से धोखा हुआ, तो वहाँ पर रेप नहीं होगा, लेकिन shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इस केस में अगर वो रेप नहीं है तो उस केस में 10 साल तक की कारावास दिया जाएगा एंड shall also be liable to fine, और फाइन भी देना होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? डिसीटफुल मीन्स क्या होगा? शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाई सप्रेसिंग आइडेंटिटी। अब डिसीटफुल मीन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि इसमें क्या क्या आएगा। इंड्यूसमेंट, अगर किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि तुम ये करो, मैं तो ये हो जाएगा, तुमको प्रमोशन देंगे, या किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट दे रहे हैं। और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, अगर तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगी तो मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दूंगा, प्रमोशन दूंगा, मैरी करूँगा, लेकिन मैरी भी करता है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के, सप्रेस करके आइडेंटिटी। तो ये सारी बातें डिसीटफुल मीन्स में आएंगी। अब सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 गैंग रेप को डिफाइन करता है और इसके बारे में पनिशमेंट का भी जिक्र किया गया है। तो सेक्शन 70 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब एक से ज़्यादा पर्सन है और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सबका कॉमन इंटेंशन है। ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप, और सब इसका मतलब हुआ कि हर पर्सन रेप किया है। एंड शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। तो 20 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, लेकिन 20 से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा होगी। एंड शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, और वो रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ के लिए होगा, मतलब आजीवन कारावास, जब तक वो नेचुरल डेथ नहीं हो जाती उसकी तब तक वो जेल में ही रहेगा, कारावास में ही रहेगा। एंड विद फाइन, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, मतलब वो सारे पर्सनस को। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। वो जो फाइन होगा वो जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, और वो जो फाइन होगा वो विक्टिम को पे किया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज रेप्ड बाय वन और मोर। अब यहाँ पे 18 ईयर्स से कम के बारे में दिया गया है। तो 18 ईयर्स से कम के साथ अगर गैंग रेप होता है तो उसमें पनिशमेंट क्या होगी? उसमें पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की भी शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन और विद डेथ। इसमें फाइन भी होगा, नेचुरल लाइफ मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होगा जो कि नेचुरल डेथ तक के लिए होता है, या इसमें मृत्यु दंड भी दिया सकता है। अगर 18 साल से कम की वुमेन के साथ गैंग रेप होता है तो उसमें मृत्यु दंड की भी सज़ा है, आजीवन कारावास की भी सज़ा है, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। प्रोवाइड दैट वही है, फाइन जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, और उसको विक्टिम को देना होगा, फाइन विक्टिम को पे किया जाएगा। सेक्शन 71 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। अब जो रिपीट ऑफेंडर हैं, whoever has been previously convicted of an offence punishable under 64, 65, 66, 70 and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life or with death। अब अगर सेक्शन 64, 65, 70 में अगर वो कन्विक्टेड हैं और वो फिर से दोबारा कन्विक्ट होते हैं इसमें से किसी भी सेक्शन में, तो उनको सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या मृत्युदंड की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ पर्सनस लाइफ और विद डेथ। सेक्शन 72 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें अगर विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं सर्टेन ऑफेंसेस में, तो इसमें क्या लायबिलिटी है उसके बारे में ये सेक्शन है। ये क्या कहता है? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 72 सेज whoever prints or publishes the name of or any matter which may make known the identity of a person against whom an offence under 64, 65, 66, 67, 68, 69 or 70 or 71 is alleged or found to have been committed hereafter in this section referred to as the victim shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अगर कोई विक्टिम के बारे में प्रिंट करता है या पब्लिश करता है उसका नाम या कोई ऐसा मैटर उससे रिलेटेड जिससे उस विक्टिम की आइडेंटिटी पता चल जाए, तो उस केस में 2 साल तक का कारावास होगा, जो कि इधर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है सिंपल और रिगरस, और उसमें फाइन भी देना होगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी मैटर विच मे मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ ए विक्टिम इफ सच प्रिंटिंग और पब्लिकेशन इज। अब यहाँ पे ये भी बात कह दी गई है कि कौन से केस में वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, मतलब सबसेक्शन 1 लागू नहीं होगा, वो सबसेक्शन 2 में दिया गया है कि अगर वो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन होगा उसके नाम का या उसके रिलेटेड किसी मैटर का, जो कि किया गया होगा बाय और अंडर द ऑर्डर ऑफ राइटिंग ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर इन चार्ज के ऑर्डर इन राइटिंग के द्वारा दिया गया है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू सच ऑफेंस एक्टिंग इन गुड फेथ।
जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस मैटर को और वो गुड फेथ में कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसे प्रिंटिंग और पब्लिकेशन में ये सज़ा नहीं है। या बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के द्वारा ही ऑथराइज किया गया है तब, और विद द विक्टिम इज डेड और ए चाइल्ड और अनसाउंड माइंड और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग टू द नेक्स्ट कीन ऑफ द विक्टिम, या जिस केस में विक्टिम डेड हो गए हैं या चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड के हैं, तो उस केस में उसका जो नेक्स्ट कीन होते हैं वो अगर ऑथराइज करते हैं तो उस केस में भी ये सज़ा नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट टू कीन टू एनी बॉडी अदर दैन द चेयरमैन और सेक्रेटरी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें प्रोवाइजो भी दिया गया कि जो नेक्स्ट कीन थे वो ऑथराइजेशन किसको देंगे, टू एनी बडी, चेयरमैन और द सेक्रेटरी जो होता है रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन और सेक्रेटरी को ही देना है, अगर दूसरे को नहीं देना है इन्हीं दोनों को देना है, तो उस केस में वो जो सबसेक्शन 1 में जो पनिशमेंट दी गई थी 2 साल तक की सज़ा वो नहीं होगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। सेक्शन 73 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 73 कहता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। अब कोर्ट के प्रोसीडिंग का जो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन किया जा रहा है वो भी विदाउट परमिशन, तो उस केस में क्या लायबिलिटी है? तो उस केस में क्या कहता है, हु एवर प्रिंट्स और पब्लिशेस एनी मैटर इन रिलेशन टू द एनी प्रोसीडिंग अंडर बिफोर अ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 72 विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उस केस में अगर कोर्ट का बिना परमिशन के अगर प्रिंट और पब्लिश किया जा रहा है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग है सेक्शन 72 से रिलेटेड, तो उस केस में 2 साल तक की कारावास की सज़ा है और फाइन की भी सज़ा है, मतलब दोनों होगा। द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि प्रिंटिंग और पब्लिकेशन जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो प्रोसीडिंग का जो पब्लिकेशन या प्रिंटिंग होगा वो इस सेक्शन के अंडर में नहीं आएगा। तो आज का जो ये पार्ट है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, ये 63 to 73 तक था, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के पार्ट के लिए देखते रहिए ये वीडियो का सेशन। धन्यवाद आपका, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।